ओके, आज अपन डिस्कस करते हैं एंटी अल्सर ड्रग्स। एंटी अल्सर ड्रग्स, तो अल्सर क्या होता है, कैसे होता है, पहले इस चीज का ध्यान रखना अपने को। तो ये क्या आपका स्टोमक, स्टोमक में आपकी ये क्या है, लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर, क्या है आपका लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर। इसमें आपकी कौन कौन सी सेल प्रेजेंट है, एक तो आपकी गोबलेट सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल? गोबलेट सेल। तो क्या सीक्रेट करती है, आपका म्यूकस का सीक्रेशन करती है। उसके अलावा आपकी पैराइटल सेल्स प्रेजेंट होती है जो किसका सीक्रेशन करती है, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर का, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। उसके बाद आती है आपकी पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल आपका सीक्रेट करती है पेप्सिनोजन। क्या सीक्रेट करती है? पेप्सिनोजन। आपसे कोई पूछे कि पेप्सिनोजन किस टाइप का आपका एंजाइम है तो क्या बताओगे? जाइमोजन। क्या है आपका? जाइमोजन। एग्जांपल ऑफ जाइमोजन पूछे तो आप क्या बताएंगे? पेप्सिनोजन। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, इनएक्टिवेट एंजाइम होता है। क्या होता है? इनएक्टिवेट। जैसे ही आपका HCl रिलीज होगा स्टोमक के अंदर, क्या रिलीज होगा? HCl लिखा हुआ है कन्वर्ट इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट हो जाए आपके? पेप्सिन। और पेप्सिन क्या होता है आपका? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है आपका? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो अब अपन बात करते हैं स्टोमक की। स्टोमक के अंदर दो चीजें क्या है कि आपका पैराइटल सेल ने क्या रिलीज करा आपका HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। दूसरा आपका गोबलेट सेल्स ने क्या रिलीज किया आपका? म्यूकस। म्यूकस के साथ एक चीज और रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं आपके? बाइकार्बोनेट्स। क्या रिलीज करते हैं? बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो ये सिंपल कंडीशन होती है आपकी HCl इंट्रिंसिक फैक्टर और पेप्सिन। ये क्या करते हैं, आपकी एसिडिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, एसिडिटी को बढ़ाने का। ये क्या करते हैं, म्यूकस, बाइकार्बोनेट और आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या है आपका? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करते हैं, आपके जो एसिड है उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिससे आपको अल्सर नहीं होगा। ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में आपको अल्सर नहीं होगा। इस कंडीशन में आपको अल्सर नहीं होगा। अगर आपकी कंडीशन चेंज होती है, जैसे कि इनका लेवल अगर बढ़ता है, इनका लेवल HCl का, इंट्रिंसिक फैक्टर का और पेप्सिन का अगर लेवल बढ़ता है, तो आप किस कंडीशन की तरफ जाते हैं? अल्सर की कंडीशन की तरफ जाते हैं। तो अगर ये सिचुएशन रहती है, कौन सी कंडीशन रहती है? कंडीशन ऑफ अल्सर। ठीक है, तो कौन से अल्सर हो सकते हैं आपको? पेप्टिक अल्सर। यानी स्टोमक के अंदर जो अल्सर होते हैं वो कंडीशन ये होती है जिसमें क्या बढ़ा होता है आपका HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर और पेप्सिन। किसके कंपैरिजन में? आपके म्यूकस के कंपैरिजन में बाइकार्बोनेट और प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, जैसे ही इनका लेवल बढ़ेगा तो क्या कंडीशन आएगी आपको? पेप्टिक अल्सर की कंडीशन। ओके, क्या क्या कंडीशन होती है? फर्स्ट क्या लिखा आपका? डाइट हिस्ट्री। अगर आप रेगुलर बेसिस पे या रेगुलर टाइम टू टाइम अगर डाइट नहीं ले रहे तो क्या हो सकता है आपको? अल्सर होने के चांस हो सकते हैं। यानी एसिडिटी होगी, एसिडिटी के बाद क्या होंगे? अल्सर। एसिडिटी कब होगी? जब इनका लेवल बढ़ जाएगा। तो एसिडिटी होगी, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? अल्सर में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है, आप ज्यादा कैफीन का कंज्यूम करेंगे, है ना? ज्यादा कैफीन ले, जैसे कि आप ज्यादा चाय और कॉफी पी रहे, एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा अगर ले रहे हैं आप, है ना, तो क्या हो सकती है आपको? अल्सर की कंडीशन हो सकती है। तीसरा क्या लिखा हुआ है इसमें? हाइपर एसिडिटी। जिनका ब्लड ग्रुप क्या होता है? O ब्लड ग्रुप। जिनका ब्लड ग्रुप क्या होता है? O, उनके अंदर क्या होती है? वेगस नर्व की एक्टिविटी ज्यादा होती है। किसकी ज्यादा होती है? वेगस नर्व की एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो वेगस नर्व आपकी क्या होती है? क्रेनियल नर्व होती है। क्या होती है आपकी? क्रेनियल नर्व। आपसे कोई पूछे वेगस नर्व कौन सी है तो क्या लिखेंगे? 10th क्रेनियल नर्व, है ना? कौन सी क्रेनियल नर्व? 10th क्रेनियल नर्व। तो ये नर्व क्या करती है आपके बॉडी के अंदर? एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ाती है। किसके लेवल को बढ़ाती है? एसिटाइलकोलिन लेवल। और एसिटाइलकोलिन जैसे आएगा तो क्या करेगा? HCl के लेवल को बढ़ाएगा। तो एसिटाइलकोलिन कैसे HCl के लेवल को? जहां भी एसिटाइलकोलिन आए हमेशा क्या रखना है? कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि किसी भी ग्लैंड की बात करें, जो आपके पसीने आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? इसी एसिटाइलकोलिन की वजह से रिलीज होता है। आपको जो आंखों में आंसू आते हैं किसकी वजह से आते हैं? इसी एसिटाइलकोलिन की वजह से। ये क्या करेगी? उसी सेल को या उसी ग्लैंड के पास जाके क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। तो उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ था उस ग्लैंड के अंदर, वो क्या हो गया? बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये कहां गई? ये आपकी इन्हीं के पास गई। कौन सी सेल के पास? पैराइटल सेल्स के पास। ठीक है, वहां जाके इसने क्या करवाया? आपका HCl का सीक्रेशन करवाया। ठीक है, तो जिनमें वेगस नर्व की एक्टिविटी ज्यादा होगी, कौन से ब्लड ग्रुप में ज्यादा होती है? O ब्लड ग्रुप में। अब ओके, आपके A और B से ज्यादा किसमें होती है? O ब्लड ग्रुप में। चौथे नंबर पे लिखा आपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया का तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपको अल्सर होने के चांस होते हैं। सिंपली पूछा जाता है कौन से बैक्टीरिया? C. पाइलोरी और H. पाइलोरी। C. पाइलोरी और H. पाइलोरी। अगर इन दोनों बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो आपको क्या हो जाएंगे? अल्सर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखा आपने ड्रग्स। ड्रग्स से भी आपके अल्सर हो सकते हैं। कौन सी ड्रग लिखी? स्टेरॉइड्स। अगर आप ज्यादा स्टेरॉइड्स का कंजम्पशन करते हैं या आप ज्यादा स्टेरॉइड्स खाते हैं तो आपको क्या हो सकती है? अल्सर हो सकती है।
ठीक है। और आप NSAID, इसका मतलब क्या होता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। कौन सी ड्रग? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। अगर ये ड्रग आप यूज कर रहे हैं विदाउट, किसके बिना यूज कर रहे हैं? अगर आप एंटासिड के बिना यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनके साथ आप एंटासिड ले रहे हैं या जो आप ओमिप्राजोल पेंटाप्राजोल लेते हैं उनके बिना अगर इनको यूज करते हैं तो अल्सर होने के चांस आपके ज्यादा है, ठीक है। किसी में हो नहीं हो बात अलग है, बट चांस ज्यादा रहते हैं। ओके, क्यों ज्यादा रहते हैं? क्योंकि ये किसका लेवल बढ़ाएंगे? आपके HCl इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ पेप्सिन। अल्सर में होता क्या है? जैसे मान लीजिए आपकी स्किन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? धीरे धीरे घाव बनने लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से घाव बनेगा, फिर और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर ज्यादा दिन रहता है तो फिर क्या? स्टमक कैंसर होने के चांस होते हैं। ओके, आगे आता है समझ में? ओके, क्या बताया आपको? सबसे पहले क्या रखना है? आपका स्टमक, ये ऊपर लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर होता है, इसके नीचे आपके कौन-कौन सी सेल्स होते हैं स्टमक में? गॉबलेट सेल्स होते हैं, उसमें जो किसका सीक्रेशन करते हैं? आपके म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं। उसके बाद पैराइटल सेल किसका सीक्रेशन करते हैं? HCl इंट्रिंसिक फैक्टर। अब बात आती है इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम होता है आपकी बॉडी में। तो इंट्रिंसिक फैक्टर आपके विटामिन B12, कौन सा? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अगर आपके बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो क्या होगा? आपको विटामिन B12 आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होगी वो डिजीज हो जाएगी। ओके, इसको पर्नीशियस एनीमिया भी बोलते हैं। इनकी कमी से कौन सा एनीमिया होगा? पर्नीशियस। आपको कोई बोले इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया होगा तो क्या बोलेंगे? पर्नीशियस एनीमिया। और अकेले विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया? मैक्युलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। दोनों एक साथ, अगर ये नहीं है तो इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, और ये नहीं है तो इसका कोई काम नहीं है। तो ये आपके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ये याद रखना। इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं इसको। पेप्टिक सेल क्या रिलीज करते हैं? पेप्सिनोजन, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे इसको एसिडिक मीडियम मिलता है, किसकी वजह से मिलेगा एसिडिक मीडियम? HCl की वजह से। तो एसिडिक मीडियम में आते ही किसमें कन्वर्ट होगा? यहाँ पे पेप्सिन में। तो पेप्सिन क्या आपका? प्रोटियोलाइटिक है, जो आपका प्रोटीन आप डाइट में खाते हैं उसको क्या करेंगे? डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। ओके, ये आपको कंडीशन बताई। क्या कंडीशन? डाइट स्किप की वजह से होगा। दूसरी क्या कंडीशन बताई? हाइपर एसिडिटी। ब्लड ग्रुप क्या होगा? O। उनमें किसकी एक्टिविटी ज्यादा? वेगस नर्व की एक्टिविटी ज्यादा रहती है। वेगस नर्व में क्या होता है? एसिटाइलकोलिन का रिलीज ज्यादा करवाएगी, जैसे ज्यादा होगा तो आपका एसिड। ओके, तो कितने नंबर की क्रेनियल नर्व होती है? 9 नंबर की क्रेनियल नर्व, याद रहेगी ये चीज। ओके, उसके अलावा क्या होता है आपको? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन से बैक्टीरिया? C. पाइलोरी और H. पाइलोरी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अल्सर कौन से बैक्टीरिया से होता है, क्या बताएंगे? C. पाइलोरी और H. पाइलोरी। ओके, उसके बाद ड्रग्स, कौन से ड्रग के साइड इफेक्ट आते हैं? स्टेरॉइड और NSAID का साइड इफेक्ट क्या आता है आपका? अल्सर, ठीक है। आपसे जब ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे तो उसमें भी बताया जाएगा इनके साइड इफेक्ट से ये दिक्कत आती है। ओके, कॉन्स्टिपेशन की वजह से अल्सर, तो वो तो आपके फिर उसके अल्सर हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में हो सकता है, इसके मिस में तो नहीं हो सकता। हाँ हाँ, माउथ अल्सर होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, वो आपका डाइजेशन की वजह से माउथ अल्सर होता है ना। ये अल्सर तो नहीं होगा, पेप्टिक अल्सर नहीं होगा उसकी वजह से, पेप्टिक अल्सर नहीं होगा, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब इसका ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? ट्रीटमेंट में क्या क्या आएंगे आपके? अपन पढ़ रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो सबसे पहले क्या दिया जाता है उसमें? आपके एंटासिड्स दिए जाते हैं। एंटासिड क्या होते हैं? दे आर बेसिक इन नेचर। किस नेचर के होते हैं आपके? बेसिक नेचर, या इसको क्या बोलते हैं? एल्काइली नेचर। बेसिक इन नेचर या एल्काइली। तो ये क्या करते हैं? आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करने की जो कैपेसिटी है वो सब क्या होते हैं? आपके एंटासिड्स होते हैं। स्टोमक की पीएच कितनी होती है? 1.5 to 3.5 आपके स्टोमक की पीएच होती है, ठीक है। तो इसको क्या करने के लिए आप लगभग 4 के आसपास, है ना, ये नहीं कि आपको 7 के आसपास पीएच लेके जा रहे हो, लगभग 4 पीएच के आसपास या 3.5 के आसपास आपके एंटासिड्स उस पीएच को लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं एंटासिड्स के काम। तो क्या बताया? दे आर बेसिक इन नेचर और एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी जिनमें होती है वो सब क्या होते हैं? आपके एंटासिड्स होते हैं। एंटासिड आपके दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टमिक एंटासिड और एक आपके नॉन सिस्टमिक एंटासिड। सिस्टमिक का मतलब होता है कि जो एंटासिड आपने लिया है ना, आपने ओरल रूट से एंटासिड यूज करते हैं, जब आपने एंटासिड लिया तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चला जाए। किसके अंदर चला जाए? ब्लड सर्कुलेशन के
के अंदर चला जाए, वो एंटासिड कौन सा होगा आपके सिस्टमिक एसिड। ठीक है, तो इसको कहाँ यूज करते हैं? पहले तो ये बात, जब आपकी ब्लड की पीएच, तो ब्लड की पीएच कितनी होती है पहले ये बताइए। ब्लड की पीएच होती है आपकी 7.4 के आसपास, है ना? ठीक है, ब्लड पीएच 7.4 के आसपास, तो रेंज क्या होती है इसकी 7.35 टू 7.45। जब आपके क्या होता है बॉडी के अंदर 7.35 से कम पीएच हो जाती है, तो उस कंडीशन में कौन सा एंटासिड देंगे उस पेशेंट को? सिस्टमिक एंटासिड। ये किस रूट से देंगे आप? ओरल रूट से। मेनली इनको यूज नहीं करते हैं, इनको आप पैरेंटल रूट से यूज करते हैं। ओरल रूट से क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि आपके स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है? HCl, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और आपका HCl रिएक्शन करके आपके किसका फॉर्मेशन करते हैं? NaCl। किसका फॉर्मेशन करेंगे? NaCl का फॉर्मेशन करेंगे, आपके H2O का फॉर्मेशन करेंगे और CO2 गैस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें आपके कहां बनी? स्टोमक में। अगर आपने इसको ओरल रूट से यूज किया है तो आपके स्टोमक के अंदर अगर CO2 आ रही है तो क्या होगा? है ना, आपके पेट के अंदर गैस बनेगी, कौन सी? CO2। ठीक है, और दूसरी क्या प्रॉब्लम आएगी? जो NaCl है, ये आपका नमक हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये नमक कहां जाएगा? आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, यानी आपकी जो क्या है इसकी हाइपर क्या होती है वो, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। ये क्या करेगा? हाइपरटेंशन कर देगा उस पेशेंट के अंदर, यानी कि एक तरह से आपको क्या होगा? ब्लड का प्रेशर बढ़ा देगा। सोडियम क्लोराइड क्या करेगा? हाइपरटेंशन करेगा NaCl। तो इसलिए इसको कहां यूज नहीं करते? ओरल रूट से इसको यूज नहीं किया जाता है। दूसरा, ये आपका CO2 क्या करता है? आपके स्टोमक के अंदर क्या करेगा? गैस का फॉर्मेशन करेगा, और जो अपने बनाया था स्टोमक, उसके अंदर जैसे यहाँ पे अल्सर हो रखे थे आपके, ठीक है, ये मान लो अल्सर था, यहाँ पे अल्सर हो रखा था, तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ये CO2 या आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट इसके अंदर गया, इसके अंदर गया, सेल के अंदर गया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे ही सेल के अंदर जाएगा, दूसरा फिर क्या करेगा? अंदर CO2 बनाया इसने, ये CO2 सेल से बाहर निकलेगी इधर की तरफ, तो इस सेल को तोड़ देगी, सेल में क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा तरह से, तो आपका अल्सर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अल्सर इससे ज्यादा हो सकता है, इसलिए इसको कहां यूज करते हैं? मेनली पैरेंटल रूट से यूज किया जाता है, ओरल रूट से इसको यूज नहीं करते। दो यूज क्यों नहीं करते? एक तो आपके NaCl का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होगा? आपको क्या होगा? हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी। या अगर ऑलरेडी जिस पेशेंट को हाइपरटेंशन और उसको आपने क्या दे दिया? सोडियम बाइकार्बोनेट ओरल रूट दे दिया, तो क्या करता है? उसको हाइपरटेंशन बढ़ा देगा उसकी। दूसरा, आपके CO2 की वजह से क्या करेगा? इस एसिडिटी या जो आपके अल्सर हो रहा था इसको इंक्रीजेंट साइज बड़ा कर देंगे इसकी। ठीक है, ज्यादा सेल्स के अंदर, और क्या होगा? आपके इसके अंदर गैस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होगी। तो इसको किस रूट से यूज करते हैं? मेनली आप पैरेंटल रूट से यूज करते हैं। पैरेंटल रूट से यूज करने का मतलब जब आपके ब्लड की पीएच 7.35 से कम हो जाती है, उस कंडीशन में कौन सा एंटासिड यूज करते हैं आप? सोडियम बाइकार्बोनेट, या आपसे कोई पूछे सिस्टमिक एंटासिड यूज। ठीक है, सिस्टमिक एंटासिड कब यूज करेंगे? ब्लड की पीएच को नॉर्मल करने के लिए। ओके, दूसरा इसका एग्जांपल लिखवा है आपको सोडियम सिट्रेट। तो दो एग्जांपल आपको याद रखने, सिस्टमिक एंटासिड। साइड इफेक्ट पता चल गया सिस्टमिक एंटासिड अगर आप ओरल रूट से देंगे तो। ठीक है, दूसरा बताया आपको नॉन सिस्टमिक एंटासिड। ये क्या होते हैं? पुअरली एब्जॉर्बेबल होते हैं। कैसे होते हैं? पुअरली एब्जॉर्बेबल। और ये आपके इजीली एब्जॉर्बेबल होते हैं। ठीक है, ये आपके पुअरली एब्जॉर्बेबल होते हैं, यानी कि आपके जो स्टोमक है इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो कहां काम करेगा? ये सिर्फ स्टोमक के अंदर ही काम करेगा। ठीक है, स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर क्या जाता है आपका? HCl। आपने ऊपर से क्या पढ़ा दिया? एंटासिड, तो इसको न्यूट्रल कर देगा। यही पढ़ा था हमने। इसका फर्स्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका 8% सॉल्यूशन, इसकी 8% सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या 8% सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, 8% सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगी? इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। या आप उल्टा पूछ सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या बताएंगे? 8% सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक एंटासिड आपका ये हो गया। इसके साथ क्या होता है? इसमें लैक्सेटिव नेचर होती है। कैसी नेचर होती है इसके अंदर? लैक्सेटिव। लैक्सेटिव का मतलब होता है कि आपकी जो GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसकी मोटिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, किसको बढ़ा देता है? मोटिलिटी को। तो आप इस तरह जाते हैं डायरिया की कंडीशन होने के चांस रहते हैं। कौन सी कंडीशन होने के चांस? डायरिया की कंडीशन। दूसरा एग्जांपल बताया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बताया? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपका फास्ट एंड पोटेंट एंटासिड। आपको ज्यादा एसिडिटी है, तुरंत रिलीफ चाहिए, तो कौन सा एंटासिड देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। फास्ट होता है और पोटेंट होता है, सबसे अच्छा एक्शन शो करता है। फास्ट एंड पोटेंट एंटासिड सीधा बताएंगे आप क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा है एसिड रिबाउंड फिनोमेना। क्या लिखा है?
इसका मतलब होता है कि जैसे ही आपने एंटासिड पिलाया किसी पेशेंट को, आपने पिला दिया HCl था, HCl क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है, पीएच क्या हो गया आपकी लगभग 4 के आसपास, या आपने थोड़ा ज्यादा पिला दिया उस पेशेंट को तो पीएच आपकी 5 के आसपास चली जाएगी, बढ़ेगी पीएच है ना। तो जैसे ही बढ़ेगी तो आपकी जो पैराइटल सेल्स थे वो किसका सीक्रेशन कर देंगे, आपके HCl का। तो आप एसिडिटी कम कर रहे थे बट आपने थोड़ी सी डोज ज्यादा दे दी तो क्या होगा, HCl ज्यादा रिलीज हो गया, तो एसिड ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। आप एसिडिटी ठीक करने चले थे बट आपने डोज का थोड़ा ध्यान नहीं रखा तो क्या हो जाएगा, एसिड दोबारा से आ जाएगा। तो उस फिनोमेना क्या बोलते हैं, एसिड रिबाउंड फिनोमेना, ठीक है। थर्ड लिखा हुआ आपने कैल्शियम जो है वो मिल्क एल्काइली सिंड्रोम। तो आपका जो मिल्क होता है, दूध जो होता है उसके अंदर कैल्शियम को इससे कौन से और साइड इफेक्ट आता है, मिल्क एल्काइली सिंड्रोम, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में 3 चीजें जान रखिए। अगला आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका जो एल्यूमिनियम है ये क्या साइड इफेक्ट शो करता है, कॉन्स्टिपेशन, क्या साइड इफेक्ट शो करता है, कॉन्स्टिपेशन और सस्टेन्ड एक्शन शो करता है, लंबे समय तक एक्शन कौन शो करता है, आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगला एग्जांपल लिखा आपने मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ठीक है। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन सिस्टमिक एंटासिड, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन सिस्टमिक एंटासिड। कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या साइड इफेक्ट्स शो करता है, एक तरह से नेगेटिव नेचर का होता है, यानी आपका डायरिया कर सकता है, ठीक है, आपका एसिडिटी ठीक कर देगा बट आपको डायरिया हो जाएगा। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, आपको फास्ट एक्शन शो करेगा, तुरंत एक्शन शो करेगा, तो आपको लंबे समय तक भी एक्शन चाहिए, ये नहीं कि तुरंत आप ठीक हो गए तो दोबारा फिर हो जाएगा, तो लंबे समय तक एक्शन चाहिए, उसके लिए आपको कॉम्बिनेशंस की जरूरत पड़ती है। तीसरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अकेला आपने ये पिया तो उस पेशेंट को क्या हो जाएगी, एसिडिटी तो ठीक हो जाएगी बट कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो इसमें कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ये क्या करेगा, मोटिलिटी को बढ़ाएगा, ये क्या कर देगा, मोटिलिटी को कम कर देगा। तो दोनों मोटिलिटी एक बढ़ाएगा एक कम करेगा, तो आपका नो चेंज इन बाउल मूवमेंट। आपने कॉम्बिनेशन दिया तो किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, आपको जैसे यूज चाहिए वो यूज आ जाएगा, ठीक है। लंबे समय तक भी यूज है, क्योंकि ये क्या एक्शन शो करता है, सस्टेन्ड एक्शन शो करता है एक तरह से, है ना, एल्यूमिनियम लंबे समय तक एक्शन शो करता है, ओके। अगला कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या होता है, ये आपका सस्टेन्ड इफेक्ट शो करता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, फास्ट और पोटेंट, ठीक है। तो इसका ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है फास्ट एक्शन शो करेगा, पोटेंट एक्शन शो करेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सस्टेन्ड एक्शन शो करेगा, है ना, लंबे समय तक एक्शन शो करेगा, तो फास्ट भी आएगा और एक्शन सस्टेन्ड भी होगा, यानी कि तुरंत भी असर करेगा और लंबे समय तक असर करेगा, ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि जैसे ही आपका एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं स्टमक के अंदर, जब आप एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो वहां पे झाग का फॉर्मेशन होता है, फोम्स, है ना, जिसको फोम बोलते हैं, झाग का फॉर्मेशन होता है। लैब में करके देखना तो झाग का फॉर्मेशन होता है जब आपने एसिड और बेस मिलाया। तो वही सेम आपके स्टमक के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी। HCl था, आपने क्या दिया ऊपर से, एंटासिड, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, फोम्स, झाग का फॉर्मेशन होगा। तो इसके लिए आपके एंटासिड्स के अंदर कौन सी ड्रग्स डाली जाती है, एंटी फोमिंग एजेंट्स। कौन से ड्रग डाली जाती है, एंटी फोमिंग एजेंट्स। तो एंटी फोमिंग एजेंट्स को दूसरा क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिंग एजेंट्स। तो आपके जो झाग बने तो क्या हो जाए, डिस्पर्स हो जाए, तो इसको डिस्पर्सिंग एजेंट भी बोलते हैं। दो एग्जांपल लेके अपने C-मेथिकोन और डाइमेथिकोन आप एंटासिड में यूज करते हैं, C-मेथिकोन और डाइमेथिकोन। आगे समझ में। अब अगले सेकंड आपकी फर्स्ट पढ़ा था हमने एंटासिड, सेकंड आपकी डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो आपका एसिड किससे सिक्रेट होता है, आपकी पैराइटल सेल से सिक्रेट होता है। तो पैराइटल जो सेल होती है उसके अंदर 5 तरह के आपके मेनली जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मिलते हैं। पहला होता है आपका प्रोटॉन पंप, क्या होता है, प्रोटॉन पंप। जब आपके बॉडी के अंदर पोटेशियम और हाइड्रोजन, जब पोटेशियम अंदर की तरफ जाता है और हाइड्रोजन बाहर की तरफ जाता है ना, तो अंदर की तरफ जाएगा तो आपकी सेल रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है, और बाहर की तरफ आता है तो इसमें एक आपको बताया मस्करेनिक रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर है, मस्करेनिक रिसेप्टर। तो मस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं आपकी एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर होते हैं, किसके, एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन का आपको काम बताया था, क्या काम होता है एसिटाइल कोलिन का, HCl के लेवल को बढ़ाना। कैसे बढ़ाएगा, ये जो एसिटाइल कोलिन आपका वो कहां पे काम करेगा, आपके मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे, और काम बताया था कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम होता है। इसके अंदर क्या भरा हुआ, सेल के अंदर HCl भरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कराएगा, इसको कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही ये सेल आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यहां से जो ये इसका ये है, यहां से इससे कहां, बाहर की तरफ निकलेगा, कौन, आपका HCl, और ये कहां खुलती है, आपके स्टमक के अंदर, ठीक है। तो एक आपका मस्करेनिक रिसेप्टर्स
तो अपन कौन सी ड्रग देगा अल्सर हो गया तो आपको एंटी मस्करिनिक दे दो, है ना, एंटी मस्करिनिक ड्रग दे दो या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग दे दो आपको, तो ट्रीटमेंट हो सकता है। दूसरा आपको कौन सा बताया, H2 रिसेप्टर्स होते हैं इसमें। कौन से रिसेप्टर होते हैं, H2 रिसेप्टर्स यानी हिस्टामिन के रिसेप्टर होते हैं। हिस्टामिन का लेवल आपकी बॉडी में तब बढ़ता है जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं, ठीक है। जब स्ट्रेस, आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उस कंडीशन में आपको किसका लेवल बढ़ता है, HCl का लेवल बढ़ता है। तो ठीक है, यहाँ से H2 रिसेप्टर्स जो हिस्टामिन और क्या बढ़ाएंगे आपके, तो कौन सी ड्रग दो आप, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स दे दो, ठीक है, या एंटी H2 हिस्टामिनिक ड्रग्स दे दो, ठीक है, H2 रिसेप्टर। थर्ड आपका PG प्रोस्टाग्लैंडिन, क्या प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर, ये एंटी क्या बताया था इसमें, जो HCl के लेवल को कम करते हैं, उसमें आता है आपका, जब आपने शुरुआत में अल्सर की कंडीशन पढ़ी थी तो उसमें आया था प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर लेवल को कम करता है, किसके, HCl को न्यूट्रल करने में मदद करता है, ठीक है। अगला था आपका गैस्ट्रिक, जो आपके सेल को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, किसको रिलीज करने के लिए, HCl को रिलीज करने के लिए। और आपके प्रोटॉन पंप होते हैं वो क्या करते हैं, HCl को रिलीज को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो आप कौन कौन से ड्रग दे सकते हैं, तो एंटी मस्करिनिक ड्रग दे सकते हैं, दूसरा एंटी H2 हिस्टामिनिक दे सकते हैं, और आप प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग देते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके अलावा गैस्ट्रिन ड्रग दे सकते हैं, और आप क्या दे सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 तरह के आप ड्रग इसमें यूज करते हैं। तो फर्स्ट अपन ने जैसे यहाँ लिखा है एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, एसिड सिक्रेशन को बढ़ाएगा। दूसरा क्या लिखा है, हिस्टामिन एसिड सिक्रेशन को बढ़ाएगा। गैस्ट्रिन किसके सिक्रेशन को बढ़ाएगा, एसिड सिक्रेशन। कौन सा एसिड आपका, HCl की बात हो रही है, ठीक है। तो HCl के लेवल को इंक्रीज करते हैं। अगला अपन ने पढ़ा प्रोस्टाग्लैंडिन E1 E2, ये क्या करते हैं आपके, सप्रेस एसिड सिक्रेशन। कौन सा एसिड, HCl, है ना। तो HCl के लेवल को क्या करेंगे, कम करेंगे। एक आपका एडिनोसिन बताया था, जो आपका टी और कॉफी, जो आप चाय पीते हैं, वो चाय क्या करती है, इस एडिनोसिन को इनहिबिट करती है, एडिनोसिन को इनहिबिट करती है। आपको पहले बताया होगा चाय और कॉफी जो आपकी होती है वो किसको इनहिबिट करती है, इनहिबिट एडिनोसिन। तो एडिनोसिन का काम क्या होता है, एडिनोसिन आपकी जो हार्ट रेट होती है उसको कम करने का काम करती है, क्या करती है, हार्ट रेट को कम करने का काम करती है। दूसरा क्या करती है, आपकी एसिड सिक्रेशन को कम करती है। तो आप जब चाय और कॉफी अगर कैफीन पीते हैं तो क्या आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होती है। दूसरा आपकी बॉडी के अंदर HCl का लेवल बढ़ता है, चाय इसको इनहिबिट कर देगी। ये क्या कर रहा था, HCl को कम कर रहा था, अगर ये इनहिबिट हो गया तो आप इस कैटेगरी में आ गए, तो HCl का लेवल बढ़ता है, ठीक है। और आपके ये हो गया एडिनोसिन का काम, ठीक है। तो ये दोनों चीज आगे समझ में। उसके बाद पढ़ते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। दो ड्रग बताइए आपको, प्रिंजिपाइन और प्रोबेनिलिन। प्रिंजिपाइन और प्रोबेनिलिन, ये क्या होती है आपकी एंटी कोलिनर्जिक, यानी कि एंटी मस्करिनिक भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। एंटी मस्करिनिक याद रखना, प्रिंजिपाइन और प्रोबेनिलिन। अगली अपन ने पढ़ी H2 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। कौन सी, H2 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, ये जो आपके जो लेवल को बढ़ा रही थी। इसमें आपकी सिमिटिडिन, रेनिटिडिन, फैमोटिडिन, जिसके लास्ट में भी टिडिन वर्ड मिले, सब किस क्लास के ड्रग आपकी, H2 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, ठीक है। अगला उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, इसमें दो बताया था आपको, PGE1 और PGE2। PGE1 में आती है आपकी मीजोप्रोस्टिन, PGE2 में आती है आपको रियोप्रोस्टिन। तो मीजोप्रोस्टिन का आप एज ए एंटी अल्सर यूज नहीं करते, इसकी क्या आती है, इंट्रावेजाइनल पैसेज सीरीज आती है। क्या आती है, इंट्रावेजाइनल पैसेज सीरीज आती है, जो क्या काम करती है, तो अबॉर्शन को इंड्यूस करती है ना। किसी का फीमेल अगर अबॉर्शन करना है तो कौन सी ड्रग दी जाती है उसमें, मीजोप्रोस्टिन दी जाती है, ठीक है। एंटी अल्सर इसको मेनली यूज नहीं करते, तो इसमें कहां यूज करते हैं आप, इंट्रावेजाइनल पैसेज सीरीज, ठीक है। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को आप ये एज ए एंटी अल्सर दे रहे हो तो उसमें अबॉर्शन होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये क्या करवाते हैं, अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। तो एंटी, ये आप एंटी उसमें यूज नहीं करते अल्सर, इसमें कहां यूज की जाती है, अबॉर्शन में यूज की जाती है ना, ठीक है। तो अगले रियोप्रोस्टिन और इनाप्रोस्टिन आप इसमें यूज करते हैं।